अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख और दिलचस्प मकामात से भरा हुआ है, जिसने अपने पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की की कि इसका मुकाबला अब यूरोप से किया जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं तुर्की की। हम आज की वीडियो में आपको तुर्की की सैर करवाने जा रहे हैं। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा किस जजीरे पर आता है, इसको किस बादशाह ने फतह किया, इस मुल्क को मानने वालों का मज़हब क्या है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था, तुर्की जाने में कितना खर्चा आता है, तुर्की के कौन कौन से मकामात देखने जाने चाहिए और इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलें अब हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि तूफ़ान नूह के बाद ज़िंदगी की शुरुआत तुर्की की सरजमीन से हुई। ये खित्ता दुनिया में आबाद होने वाले कदीम तरीन खित्तों में से एक खित्ता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी जजीरे पर आता है। ये जजीरा कदीम तरीन जजीरों में से एक है। तुर्की की तारीख देखी जाए तो यूनानी बादशाह सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह इसको फतह किया। सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इसको संभाल न सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद अर्मेनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी, इसलिए तुर्की में क्रिश्चियन मज़हब भी बहुत ज़्यादा है। रोमन्स ने भी यहाँ काफ़ी अरसा हुकूमत की। 330 ईस्वी में रोमन्स बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया। इस खित्ते में ईसाई मज़हब को सरकारी मज़हब का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन ही कॉन्स्टेंटिनियों की बुनियाद रखने वाला शख्स था और इसी के नाम से इसका नाम कॉन्स्टेंटिनिया रखा गया। इसका पुराना नाम बेज़ंतीन था और आज के दौर में इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो दो बड़े आज़म में आता है, एक एशिया और एक यूरोप। इस शहर का कुछ हिस्सा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। तुर्की में 83,000 मसाजिद हैं और पूरी दुनिया में इनकी मसाजिद की तामील के लिहाज से बहुत अहमियत है। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है और 50 के करीब ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। तुर्की के झंडे का रंग लाल और दरमियान में सफ़ेद रंग का चांद और सितारा बना हुआ है। यहाँ के लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इस सल्तनत में रोमन की काफ़ी अरसा हुकूमत के बाद उस्मानिया सल्तनत का आगाज़ हुआ और यह सल्तनत 12वीं सदवी ईस्वी में शुरू हुई और इस सल्तनत की खातिर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस सल्तनत ने तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का अरूज था और ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 1922 को इस अजीम सल्तनत को तुर्क पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिससे तुर्की 100 साल तक पाबंदियों की ज़िद में आ गया। इस मुआहदे की बहुत सी वजूहात थीं, जिसमें से एक पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना और जर्मनी का हार जाना था। मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया। ये मगरबी ममालिक की एक साजिश थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और वक्त के बादशाह का जला वतन भी शामिल था। इस मुआहदे में यह भी शामिल था कि तुर्की अपने ही मुल्क से ऑयल नहीं निकाल सकता। इसके अलावा फास्फोरस का समुंदर जो तुर्की को लगता था, वहाँ से गुजरने वाला किसी भी मुल्क का बहरी जहाज टैक्स अदा नहीं करेगा। ये इस मुआहदे की सबसे अहम शराइत थी और मुआहदा स्विट्ज़रलैंड में किया गया। वक्त के लिहाज से देखा जाए तो तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की में तुर्की पाकिस्तान से 50 साल आगे है। इस वक्त तुर्की में इस्लाम मज़हब सबसे ज़्यादा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% मुसलमान और 15% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2005 को तुर्की को यूरोपीय यूनियन में मेंबर बना दिया था। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दगान की पॉलिसियों ने तुर्की को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया अब तुर्की का विजिट करना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने तुर्की का विजिट किया। विजिटर तुर्की की मईशत को कंधा देने में अहम किरदार अदा करते हैं। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफ़ा पाशा कमाल तुर्की का ऐसा सदर है जिसने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक का कब्जे में जाने से रोका। इस बादशाह को तुर्की का बाप भी कहा जाता है। इस वक्त तुर्की के 81 सूबे हैं और सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 5 लाख के करीब है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल है। इस वक्त तुर्की के एक एक कोने में आपको विजिटर्स देखने को मिलेंगे।
اگر بات کریں ترک ڈراموں کی تو دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے ترکی کے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ پاکستان کے قومی چینل PTV پر بھی دکھایا گیا۔ ایک ایسا میوزیم جو پوری دنیا میں حیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو صدر طیب اردگان کے دارالحکومت میں 85 سال بعد مسجد کی حیثیت سے دوبارہ نوازا گیا۔ حیا صوفیہ 1100 سال تک مسیحیوں کی عبادت گاہ بھی رہ چکی ہے۔ اس جگہ پر وزٹرز بہت آتے ہیں اور ترکی کی سرحدیں 8 ملکوں سے ملتی ہیں۔ ان میں سے جارجیا، ارمانیہ، آذربائیجان، عراق، شام، میڈیٹرینین سی، یونان اور بلغیریا سے جا کر ملتے ہیں۔ ان کی زبان ترکش زبان ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے 37واں بڑا ملک ہے۔ ترکی کی کل آبادی 9 کروڑ کے قریب ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ لبرل ہیں، یعنی مذہبی بھی ہیں اور عیاش پرستی ہیں۔ ترکی صرف ٹورسٹ سے ہی $7 ارب کماتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ترکی جانا چاہتے ہیں تو آج کل اس کا ریٹ تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے، جس میں آپ کو رہائش، جہاز کے ٹکٹ، ٹریول گائیڈ اور تمام ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ اگر ہم بات کریں ترکی کے شہر کمپاڈوکیا کی تو یہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے، جہاں پر موجود چٹانی وادیاں دیکھنا ہر کسی کی خواہش ہے۔ یہ شہر لاوا پھٹنے کے بعد برف باری کے ہونے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس جگہ پر وزٹرز بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہاں کے ہاٹ ایئر بلون بہت فیمس ہیں۔ اس کے ذریعے آپ پوری سٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جہاں صبح صبح ہزاروں کی تعداد میں قدرتی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہاٹ ایئر بلون بہت زیادہ تعداد میں اڑائے جاتے ہیں۔ اس کی فیس تقریباً 200 یورو کے قریب ہے۔ اس شہر سے لوگ ہاتھ سے بنے ہوئے کارپیٹ اور تحفے کی اشیاء بھی خریدتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں استنبول کی۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا آبادی والا صوبہ ہے۔ اگر آپ ترکی آئیں تو آپ ان جگہوں کا وزٹ ضرور کریں، جن میں سے حیا صوفیہ، نیلی مسجد، غلاٹا ٹاور، استنبول کا عظیم الشان بازار جسے گرینڈ بازار بھی کہتے ہیں اور یہ سلطنت عثمانیہ کے دور سے بنا ہوا ہے۔ استنبول کی نائٹ لائف اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے ترکی آنے والوں کو استنبول ضرور آنا چاہیے۔ استنبول میں کروز بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس کروز میں سفر کر کے آپ استنبول کی اسکائی لائن کا دلکش نظارہ کر سکتے ہیں۔ ترکی کھانوں کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے۔ ان کے مشہور کھانے لیم کباب، ترکش میٹ بال اور چکاپا رائس ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پمکالے کی، جس کا ترکی میں مطلب ہے کپاس کا گلا۔ یہ علاقہ حیرت انگیز اور دوسری دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ سفید چھتیں قدرتی پانی سے بنتی ہیں۔ ان برف کے پہاڑوں میں گرم پانی کے چشمے ہیں۔ وزٹرز جہاں آ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس میں نہاتے بھی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اناطولیہ کی تو ترکی کے بحیرہ روم کے ساحل پر واقع اناطولیہ ایک دلکش شہر ہے جو تاریخ اور ثقافت کا منظر پیش کرتا ہے۔ اناطولیہ کے ساحل اور فیروزی پانی اور خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر ایک میوزیم بھی ہے جہاں عثمانیہ دور کے تاریخی چیزوں کا مجموعہ موجود ہے۔ اناطولیہ لذیذ کھانوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ تازہ سمندری غذا، کباب اور کچھ مزیدار کھانوں کی چیزیں جس سے وزٹر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے انقرہ کی۔ یہ شہر ترکی کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر تاریخی ثقافت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر وزٹرز ان کا قلعہ اور رومن مندر دیکھنے آتے ہیں۔ یہ شہر بہت ہی ڈیولپڈ ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔